नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र स्वर्ण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अहम ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में अब पशुपालकों से सरकार गोबर की खरीद करेगी और सरकार ने इसे गोधन न्याय योजना नाम दिया है और ये पशुपालकों के लिए आमदनी का एक जरिया भी बनेगा और साथ ही दूध नहीं देने वाले मवेशियों को लोग खुला भी नहीं छोड़ेंगे। इससे सड़क पर आवारा पशुओं से मुक्ति भी मिलेगी और खरीदे गए गोबर से सरकार खाद बनाकर किसानों को ही बेचेगी। इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली के दिन से होगी। ये एक अहम और बड़ा फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है और हरेली त्योहार पारंपरिक त्योहार है छत्तीसगढ़ का। इस दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये ऐलान किया गया है ताकि जो सड़कों पर आवारा पशु घूमते हैं उनमें कमी आ सके। जिन पशुओं को किसान या पशुपालक अपने घरों से आवारा छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पशु दूध नहीं देते हैं तो उनको आवारा छोड़ दिया जाता है कई जगहों पर, और जब पशु का कोई काम नहीं रहता तो उसको अक्सर आवारा छोड़ दिया जाता है जो सड़कों पर और खेतों पे जाकर के नुकसान करता है। और इसीलिए ये पहल की गई है। गोबर की खरीद अब सरकार करेगी। जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जरीन जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से इस योजना के तहत काम किया जाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी अहम ऐलान किया है और इसके तहत अब जो पशुपालक है उनसे गोबर खरीदी की जाएगी और उसके बाद उस गोबर को सहकारी समितियों के माध्यम से उसकी खाद बना के दी जाएगी। तो जिससे दो फायदा नजर आ रहा है। जो आवारा पशु घूमते थे उन पर रोक लगेगी और उसके बाद जो आवारा पशु को रखने वाले लोगों को भी धन की प्राप्ति होगी। जो चीज निकल के सामने आ रही है, आवारा पशु से छुटकारा मिलेगा और उनके पशुपालकों को भी पैसा दिया जाएगा। साथ ही सरकार को भी इसमें फायदा इसलिए होगा कि सरकार उस खरीदे गोबर से खाद बनाएगी और उस खाद को किसानों को बेची जाएगी। तो निश्चित तौर से दो बातें जो निकल के सामने आ रही है, एक तो पशुपालकों को जो आवारा छोड़ देते थे उस पर रोक लगेगी और दूसरा जरीन सिद्दीकी, लेकिन जो पशुपालक हैं जिनसे गोबर की खरीद की जाएगी, गोबर की खरीद करने के लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार ने की हैं और किस तरीके से गोबर की खरीद और क्या कुछ दाम किसानों को या पशुपालकों को दिए जाएंगे इसके लिए? जी, इसकी सारी निगरानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के अंडर पे होगी और सहकारी समितियों के माध्यम से गोबर की खरीदी की जाएगी और जो पशुपालकों को जो पैसा दिया जाएगा वो सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाएगा। इसके साथ इस निगरानी कमेटी में मंत्री और दूसरे जो आला अधिकारी हैं वो निगरानी करते रहेंगे ताकि इस जो गोधन न्याय योजना का संचालन सही ढंग से हो सके। अभी फिलहाल ये योजना का ऐलान हुआ है, इसमें कुछ कितना दर क्या होगी ये जल्दी आने वाले समय पे बताया जाएगा। लेकिन जो आज खाका खींचा गया है उसमें मेन बात जो निकल के सामने आ रही है वो गोबर खरीद को लेके पशुपालक और सरकार दोनों को के बीच एक कड़ी स्थापित करने की कोशिश है। आवारा पशुओं से मुक्ति और किसानों को खाद प्राप्त। जरीन, कब तक गोबर की खरीद शुरू कर दी जाएगी? जी, ये छत्तीसगढ़ का मैं आपको बताना चाहूंगा पारंपरिक त्योहार होता है हरेली, जो छत्तीसगढ़ में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। सार्वजनिक अवकाश भी उसका दिया जाता है। उस दिन से ये हरेली त्योहार के आने वाला त्योहार है, उस दिन से गोबर की खरीदी की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इसके लिए प्लांट बनाने होंगे और जगह जगह पर राज्य भर में गोबर खरीद केंद्र भी बनाने होंगे। इसके लिए क्या कुछ तैयारी सरकार ने की है? जी, इसके लिए सरकार ने कुछ दिन पूर्व ही जो कंपोजिट खाद
स्टोरेज के लिए वो बना चुके हैं, जगह वगैरह जगह का निर्धारण किया जा चुका है। तो उसके वहाँ पे इसका भंडारण किया जाएगा और उसको कृमि खाद, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जैविक खाद में परिवर्तित करके किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल अभी ये बातें जो है कुछ अमल इस पे जल्दी से जल्दी और सही अगर होता है तो निश्चित तौर पे सरकार की महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है, जिससे लोगों तक लाभ पहुंचेगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना सरकार इस पे खरी उतरती है। लेकिन जरीन जी, गांव-गांव जाकर घर घर से गोबर खरीदा जाएगा या फिर किसान गोबर खरीद केंद्र पर गोबर लेकर पहुंचे? नहीं, इसके लिए एक गाड़ियां होगी, जो टाटा जो छोटी गाड़ियां होती है उसके माध्यम से मितानिन और गांव में जो नियुक्त होते हैं आशाएं, वो उनके माध्यम से गाड़ियां उन तक जाएगी और वो कलेक्ट करेंगे, उसका वजन होगा, उसके पश्चात उनको स्लिप दी जाएगी और फिर गोबर वहाँ केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। खुद लेके जाने की पशुपालकों को आवश्यकता नहीं है, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। जी जरीन, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल की है। अब पशुपालकों से पशुओं का जो गोबर होता है उसकी भी खरीद की जाएगी और किसानों को, पशुपालकों को इसका लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि इसका जैविक खाद बना करके सरकार किसानों को बेचेगी। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज अचानक से इंदौर पहुंचे और यहां पर उन्होंने अरबिंदो अस्पताल का दौरा किया और उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे और गृह मंत्री ने यहां पर पूरे वार्ड का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों से बात कर इलाज के साथ साथ अन्य संबंधित जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है, आप निश्चिंत होकर इलाज करवाएं और किसी भी प्रकार से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अरबिंदो प्रबंधन समित डॉक्टर विनोद भंडारी ने इलाज को लेकर के गृह मंत्री को जानकारी दी और गृह मंत्री के साथ कलेक्टर, आईजी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, जहां पर दिल्ली और मुंबई की कोरोना स्थिति को लेकर के भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये आलोचना करने के लिए भी नहीं बैठा, पर यह सच है कि आज दिल्ली के अंदर बेड नहीं है, आज दिल्ली के अंदर आईसीयू की उतनी व्यवस्था नहीं है, आज दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर की उतनी व्यवस्था नहीं जितने पेशेंट हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लोग भी दिल्ली से लौट के आ रहे हैं। एक जवान खो दिया हमने, नौजवान। कमोबेश यही स्थिति मुंबई की है और मुंबई के अंदर भी स्थिति यह है कि नियंत्रण में नहीं आ रही। मैं उन सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा, दोनों की, न केजरीवाल जी की न ठाकरे जी की, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रतिदिन एक भी नागा नहीं है, 210 घंटे से अधिक बैठकें लेके आज आप देखेंगे कि इंदौर की रिकवरी रेट 74% हो गई। मैं वो जो वुहान कह रहे थे उनको संदेश देना चाह रहा हूं, 74% हो गई। डबलिंग भी हमारी 80 के ऊपर निकल गई है। आज मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए और पेशेंट का इलाज तत्काल शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि और हम तेजी से नियंत्रण। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इंदौर दौरे पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने यह कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इतने दिनों बाद सुध ली है और इंदौर में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद उन्होंने ये दौरा किया है, वो केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इंदौर पधारे हैं। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने बार बार ये बोला था कि कोरोना से डरो ना, और खुद 2 महीने तक कोरोना से डर के एक कमरे में क्वारंटाइन होकर बैठे रहे। आज इंदौर आए हैं, इतनी मौत होने के बाद, इतना कोरोना संक्रमण फैलने के बाद, अब सिर्फ ये देखने आए हैं कि इन 2 महीने में कितनी कालाबाजारी करके क्या वसूली हुई है। वो वसूली का हिसाब लेने के लिए आए हैं, जनता की मदद के लिए नहीं आए हैं। ये बात सिद्ध करती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी काल में, चाहे कोरोना काल हो,
चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे और भी कोई दुर्गति हो देश की प्रदेश की, उस समय भी पैसा कमाने से ना उनके अफसर चूकते हैं ना उनके नेता चूकते हैं। और इंदौर इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इन 2 महीने में इंदौर की जनता ने जितना भुगता है उतना पिछले 100 साल के इतिहास में कभी नहीं भुगता। कांग्रेस के शासनकाल में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल का ऐलान कर दिया था और आज आपातकाल के 45वीं बरसी है और वहीं बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी ऑफिस में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया और इस दौरान उनके साथ अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने आपातकाल के दौरान संघर्ष किया, यातनाएं झेली और वहीं आपातकाल को लेकर वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। 25 जून इस देश के इतिहास में काले दिवस के तौर पर लोग इसको जानते हैं कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर किस प्रकार से की थी। देश के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके इस देश में वो काला इतिहास। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री की तरफ से बुधवार को बीजेपी नेता केंद्र सरकार को घेरने के लिए किए गए एक विवादास्पद ट्वीट पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसको लेकर के कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और पटवारी पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं अब राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को उनके ट्वीट पर नोटिस भेजा है और 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। साथ ही देश के बच्चों से माफी मांगने को भी कहा गया है। जिस तरीके का एक विवादास्पद ट्वीट किया था उस पर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि जीतू पटवारी ने अपना वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया है और उस पर माफी भी मांग ली है, लेकिन अब राजनीति इस पर गर्माती हुई नजर आ रही है और राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी जीतू पटवारी को नोटिस भेज दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक भी हैं जीतू पटवारी, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं जीतू पटवारी, उसी के चलते एक ट्वीट ऐसा किया जिसकी वजह से वो खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार उन पर कार्रवाई की मांग भी कही जा रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले नाहरू खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को ऑटोमेटिक घंटी दान की है। अब श्रद्धालु बिना हाथ लगाए घंटी बजा सकेंगे और लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में मंदिर खुले, लेकिन सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में घंटी बजाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन महाकाल मंदिर में इस ऑटोमेटिक घंटी के चलते श्रद्धालु अब घंटी बजाकर अपनी आस्था को पूर्ण कर सकेंगे और इस घंटी को बजाने के लिए किसी भी तरीके से इसे छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाहरू खान ने घंटी को एक सेंसर से जोड़ा है
और सेंसर के सामने श्रद्धालु का हाथ आते ही घंटी ऑटोमेटिक बज जाती है। ख्याल मेरे दिल में इसलिए आया कि 2-2.5 महीने के अंदर मंदिर खुले हैं और फिर भी हम कोई घंटी को छू ना सकते हैं। हम भी जब भी अगर मान लीजिए श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए तो वो घंटी कैसे बजाएं, क्योंकि छू ना सकते। बीमारी ऐसी है क्या, कोरोना की जो बीमारी है उससे हमें थोड़ा दूर रहना है और सतर्क रहना है। सतर्क रहने के हिसाब से हमारे समिति ने सब ने मना कर रखा है कि ये घंटी बजाना सख्त मना है। तो उस हिसाब से मैंने इसको सेंसर वाली घंटी बनाई ताकि हम उसको हाथ दूर रखकर बजा सकते हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु आए उनकी सबकी आस्था पूरी हो सके। ये सोचकर तो मैंने सेंसर वाली घंटी बनाई, पशुपतिनाथ मंदिर में लगाई और उसके बाद हमें आज्ञा लेकर हमारे मंदसौर कलेक्टर साहब ने आज्ञा दी तो हमने यहाँ पे भी महाकाल में भी लगा दी। ये किस तरह से काम करते हैं? ये जैसे अपन हाथ ऊँचा करेंगे सेंसर की तरफ और ये घंटी बजना चालू हो जाती है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार की एक घंटी लगाई है कि जो हाथ लगाने के बिना भी वो बजती है। और ये भी अभी मुझे मैं आया हूँ तो किसी से ज्ञात हुआ कि वो किसी मुस्लिम भाई ने उसको महाकाल भगवान के चरणों में भेंट की है। मैं अपने भारत की जो तहजीब है गंगा यमुना की, और कई जगह हिंदू मुस्लिमों का जो एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम दिखता है, कई जगह विवाद भी होते हैं कई जगह, पर जो एक दूसरे का जहाँ प्रेम और स्नेह और एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रद्धा दिखती है, तो वास्तविक में ये जो काम हुआ है, जो ये आज घंटी उन्होंने जिस मुस्लिम भाई ने भी दान दी है, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। देश में पिछले 19 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पहले की तुलना में लगभग 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं और वहीं लगातार दामों में बढ़ोतरी को लेकर के केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस अलग अलग जगहों पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया और तेल की कीमतों को घटाने की मांग की। मोदी जी की सरकार के द्वारा जो 15 दिन में फैसले लिए गए हैं, देश में डीजल और पेट्रोल के दाम को जो सरकार मोदी जी की सरकार के द्वारा जो 15 दिन में फैसले लिए गए हैं, देश में डीजल और पेट्रोल के दाम को जो वृद्धि करने का कार्य देश की सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस सांकेतिक और सिंबॉलिक देश की जनता के अधिकारों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए ये प्रदर्शन कर रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने देश के जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है, महंगाई को बढ़ाने वाला काम किया है, जो कि इस कोरोना संकट काल में अनुचित है। और महंगाई के बात को लेकर सरकार में आने वाले छाती पीट कर महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का जो स्लोगन देने वाले लोग देश की जनता को महंगाई की ओर ढकेल दिए हैं, महंगाई के आग में झोंक दिए हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने एक सांकेतिक और सिंबॉलिक प्रदर्शन करके देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता को पेट्रोल डीजल के दाम में को कम करके केंद्र की सरकार राहत दे, ऐसा निर्णय ले। इसीलिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। अगर लगातार ये बढ़ोतरी जारी रहेगी तो आगे की क्या रणनीति होगी? लगातार अगर दाम में वृद्धि होती रहेगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में देश के जनता की राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम लोग हमेशा सरकार को जगाते और बताते रहेंगे कि आपके द्वारा किया गया कार्य अनुचित है, न्याय। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और मोदी सरकार से बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के पंधाना में भी प्रदेश महिला कांग्रेस के महासचिव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग की है। आज पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेके ज्ञापन दिया है। हमने भी हमारे पंधाना ब्लॉक में पूरी विधानसभा की ओर से यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम से। और जिस तरीके से अभी कोरोना जैसी महामारी के होते हुए आज 8 दिन में जो पेट्रोल डीजल के 9 रुपये 9.5 रुपये करीब बढ़ोतरी हुई है, तो इसके दाम वापस ले। और साथ ही हमारे किसान भाई मजदूर वर्ग बहुत परेशान हैं,
आज आर्थिक रूप से जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आज बिजली के बिल जो हमारे कांग्रेस की सरकार थी उस समय 150 रुपये यूनिट के 150 रुपये बिल दिया जाता था, परंतु आज हमारे जो गरीब वर्ग के हैं लोग और मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान भाई है, उनके बिल 17,000 किसी के, तो किसी के 20,000, तो किसी के 10,000, तो किसी के 11,000। जो 100 रुपये जिसका बिल आता था वो अभी 1100 रुपये 1200 रुपये ऐसे बिल आ रहे हैं। तो उनके बिल भी माफ़ किए जाए, शिवराज सिंह से निवेदन है। और साथ ही जब हमारे यूपीए की सरकार थी, केंद्र में हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय 1 रुपया बढ़ोतरी हुई थी डीजल पेट्रोल में, तो शिवराज सिंह जी विधानसभा में साइकिल से पहुंचे थे। आज उनकी आंखें क्या बंद हैं? आज इतना हमारा पूरा देश, हमारा प्रदेश आज महामारी से जूझ रहा है और ऐसे समय में उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार सौदेबाजी का आरोप लगा रही है और वहीं एक बार फिर से प्रदेश की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है और विधायकों की खरीद फरोख्त की है। उन 22 विधायकों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन रंगा बिल्ला की जोड़ी ने यहाँ भी वो बुला दी, और अगर लाई है तो बिना सौदों के तो सरकार गिरती नहीं है। सौदे हुए, बराबर सौदे हुए और सरकार गिरी, जिसमें ये लोग भागीदार रहे। और यहाँ की जनता के मत का जो भी 22 गए हैं, उनकी जनता के मत का जो कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाई थी, उसका अपमान हुआ, उसके साथ गद्दारी हुई, उसके मतों का सौदा किया गया। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ था। तो 22 जो गए हैं, जो गद्दार थे, उनको अब जनता बता देगी। वहाँ की उपचुनाव में असर होगा क्या? बिल्कुल 100% होगा। हम तो वहाँ घूम के आए हैं, भाभी भी मेरे साथ है वहाँ पर। डबरा विधानसभा में हम लोग की ड्यूटी लगी है। आप वहाँ के हमारे फोटोग्राफ्स भी वायरल हुए हैं। जिस हिसाब से लोग वहाँ से आ रहे हैं, चाहे बीएसपी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की जो जनता है उसका क्या माइंड बन गया, क्योंकि सीधा सीधा उसके मत के साथ धोखा हुआ है ना। उसे तो कांग्रेस के पक्ष में मत दिया था, लेकिन उसके मत का सौदा किया गया। तो उसके साथ अब यही होता रहेगा कि मतदाता के मत का जो दुरुपयोग हुआ है, तो उसका तो मत का कोई औचित्य नहीं रहा। अब किसी को भी आप एमएलए बनाओ, जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा और सरकारें बनाएगा। तो यहाँ प्रजातंत्र रहा कहाँ, डेमोक्रेसी रही कहाँ? सिंधिया जी का कितना असर रहेगा बीजेपी में? असर रहता है तो भाई हारते क्यों भाई गुना से? आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे जवाब करती हूँ, सवाल पूछती हूँ कि अगर असर होता तो हारते नहीं इतनी बुरी। बहुत छोटा सा आदमी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहा करीब 1 टन गांजा बरामद किया है और इसके साथ ही 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे ट्रक में छिपाकर बोरियों के बीच पैकेट में भरा गया था और बताया जा रहा है कि ओडिशा से तस्करी कर इसे लाया जा रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई माना क्षेत्र में की है और जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजा की बड़ी खेप तस्करी कर ले जाई जा रही है और इस पर पुलिस ने माना मोड़ के पास नाकाबंदी की और इस दौरान आ रहे एक ट्रक को रुकवा लिया। चेकिंग के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है और पुलिस ने गांजे से भरे ट्रक को स्कार्ट करती हुई एक कार भी पकड़ी है और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया और जानकारी के मुताबिक यह घटना जिले के धनी कोरता गांव की है, जहां पर उन्होंने सड़क निर्माण के बाद खड़े 6 वाहनों को आग लगा दी। बुधवार को देर रात करीब 11 बजे दर्जन भर से अधिक नक्सली गांव में घुसे और मौका पाकर सड़क निर्माण में लगी वाहनों को आग लगा दी। नक्सलियों ने 2 जेसीबी, 3 टिप्पर और 1 पोकलेन जला दिया और उन्होंने पहले इनके डीजल टैंक फोड़े और उसके बाद उसी डीजल से आग लगा दी। लॉकडाउन में ढील मिलते ही छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा के
मालखरोदा क्षेत्र का पिरदा क्वारंटीन सेंटर का है, जहां पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जिसे रायगढ़ के कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2500 के करीब पहुंच गई है। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।